नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2023 के बहुत ही इंपॉर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चन की। और आप सभी को पता है कि प्रत्येक दिन शाम 9:30 बजे आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दी जाती है जो कि ईवीएस के क्वेश्चंस के लिए होती है। और बहुत सारी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन अगर आपको लेनी है तो आपके सब्सक्राइब के पास में ही जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन बन के आएगा, ऑल का ऑप्शन, उसमें प्रेस कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ब्रोकली का कौन सा भाग भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है? ब्रोकली का कौन सा भाग भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है? तना, जड़, पत्ते या फूल? तो अगर हम बात कर ले भैया तने की, तो तने कौन कौन से होते हैं? आप कहोगे सर आलू जो होता है वो एक तना होता है। आप कहोगे प्याज जो होता है वो भी तना होता है। आप कहोगे क्या अदरक जो होता है वो भी एक क्या होता है? तना होता है। अगर हम यहाँ पर जड़ की बात कर लें तो आप कहोगे मूली आपकी क्या होती है? जड़ होती है। आप कहोगे सर गाजर भी आपकी क्या होती है? जड़ होती है। और आपके चुकंदर भी आपका क्या होता है? जड़ होता है। अगर हम बात कर लें पत्तों की तो आप कहोगे सर चना, चने का साग होता है, या सरसों, उसके भी पत्ते होते हैं, या हम कह सकते हैं पालक, उसके भी पत्ते होते हैं। अगर हम बात कर लें ब्रोकली की तो भैया ये एक प्रकार का क्या, इसका फूल ग्रहण किया जाता है। क्या ग्रहण किया जाता है? फूल ग्रहण किया जाता है। देखिए, चाहे आपकी हो फूल गोभी, उसका भी फूल ग्रहण किया जाता है। आपका सहजन, उसका भी फूल ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी पहेली दी गई है। नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। नीचे दी गई पहेली को हल करना है और बताना है कि भैया किसके बारे में बात हो रही है। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। काली मिर्च है, सरसों है, इलायची है या लौंग है? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। काले काले मोती जैसी, काले काले मोती जैसी भैया आपका सरसों भी कह सकते हैं कि काले वाले हो सकते हैं, और काली मिर्च भी आपकी काली हो सकती है। इलायची का भी अंदर का दाना आपका लगभग काला काला ही या भूरा भूरा ही निकलता है। लेकिन कह रहा है कि तीखे स्वाद वाली हूँ, और तीखे स्वाद की अगर बात करेगा तो भैया कौन होगा? काली मिर्च। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। काली मिर्च को यहाँ पर हम लोग लॉक करेंगे। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और कह रहा है कि चूरमा बाटी किस राज्य का खाद्य व्यंजन है? चूरमा बाटी, चूरमा बाटी हुआ, या हम कह सकते हैं कि मलाई घेवर, मलाई घेवर। अब आप लोग समझ गए होंगे चूरमा बाटी और आपका मलाई घेवर। तो ये जब भी बात करेगा चूरमा बाटी और मलाई घेवर की तो राजस्थान की बात करेगा। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता है कि अगर नागालैंड की बात करेगा तो आप क्या बताओगे? बांस के कोपल। और क्या नागालैंड में बताओगे? और बताओगे भैया मोमोज, सभी को पसंद होंगे। ठीक है, तो ये नागालैंड का प्रसिद्ध खाद्य व्यंजन है। ठीक है, अगर केरल की बात कर ले तो भैया नारियल का बुरादा, नारियल का बुरादा और ट्रैपियोका, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? भैया ऐसा कौन सा नर है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर भी है तब भी उसकी गंध से उसको पहचान लेगा? कहता है कि भैया मैं तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तो कौन है भैया ऐसा? बाज है, रेशम कीट है, मच्छर है या तितली है?
तो जब भी बात आती है उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है, तो भैया वो कौन है? रेशम कीट। और रेशम कीट का जो पालन है वो कहाँ किया जाता है? शहतूत के वृक्ष पर। और रेशम कीट पालन को हम लोग क्या कहते हैं? तो कहते हैं भैया सेरी कल्चर। क्या कहते हैं? सेरी कल्चर। अगर बात कर ले भैया मछली पालन को क्या कहते हैं? मछली पालन को तो क्या, मछली को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, मछली को हम पीस कर खाते हैं, तो क्या कहेंगे? पिसी कल्चर। क्या कहेंगे? पिसी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत में पाई जाती हैं? रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? समताप, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? देखिए सबसे नीचे जो आपकी परत होती है, जो सबसे नीचे परत होती है वो होती है आपकी क्षोभ मंडल, जहां पर हम क्या कहेंगे कि मौसम के संबंधित घटनाएं होंगी। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं, ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं भैया अपने, अगर हम समताप मंडल की बात कर लें तो यहाँ पर भैया वायुयान संबंधी जो संचालन होता है वो आपका समताप मंडल में होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें, रडार हुआ आपका या आपकी रेडियो तरंगे हुई, ये जो कार्य होता है ये आपका होता है आयन मंडल में। सी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडे का छिलका किस घटक का उदाहरण है? अंडे का छिलका किस घटक का उदाहरण है? जैविक, अजैविक, मानव निर्मित या कोई नहीं? देखिए मानव निर्मित तो है नहीं, क्योंकि अंडे का छिलका मानव तो बनाता नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का, अंडे के छिलके में किसी भी प्रकार की जैविक क्रियाएं भी नहीं होती, तो ये आपका जैविक भी नहीं है, ये आपका कैसा है? अजैविक। बी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि एक अजैविक और कह सकते हैं कि एक अपघटनीय प्रदूषक है। अपघटनीय प्रदूषक है ये आपका जो जैविक या अंडे का छिलका है, जो अजैविक है लेकिन एक अपघटनीय प्रदूषक है, बहुत ही जल्दी ये समाप्ति भी हो जाता है, अपघटित हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, निम्न में से उस शहर को चुनिए जहां के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पानी पीना पसंद करते हैं। यानी कि इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं, उस शहर का नाम हमको बताना है। शिलोंग, श्रीनगर, हैदराबाद या मैसूर? तो भैया ये है आपका वो शहर जहाँ पर कह सकते हैं कि है भैया वुलर झील, और वुलर झील आपकी कहाँ है? तो आपको सर श्रीनगर में है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिनीमाता रोग किसके अधिक सेवन से होता है? मिनीमाता रोग किसके अधिक सेवन से होता है? हम चारों को यहाँ पर देख लेते हैं और जान जाएंगे कि मिनीमाता रोग किसके सेवन से अधिक होता है, अधिक सेवन से होता है। अगर हम बात कर लें भैया आपके कैडमियम की, तो इससे होता है भैया इटाई। ठीक है, रोग से हमेशा प्रश्न आते हैं, इटाई। अगर हम बात कर लें नाइट्रेट की, तो इसको हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, अगर हम बात कर ले आर्सेनिक की, तो इससे होता है भैया आपका त्वचा कैंसर। ठीक है, अगर हम बात कर लें पारा की, तो इससे होता है भैया आपका मिनीमाता रोग। जल में अधिक पारा की मात्रा है और अगर हम उसको सेवन करेंगे या पारा की अधिक मात्रा को हम अगर सेवन करेंगे तो हमारा मिनीमाता रोग होगा। डी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे। आशा है सभी ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए। पक्षियों का वह जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है किससे? हम सभी से, यानी कि हमारी तुलना में 4 गुना दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं भैया, 4 गुना ज़्यादा। और जब भी बात आए 4 गुने ज़्यादा की, तब भी हम बात किसकी करेंगे? बात करेंगे सभी सफाई कर्मियों की, सभी सफाई कर्मियों की। और ये कौन कौन है आपके? सबसे पहले नंबर पर आपका आता है गिद्ध, फिर आपका आता है बाज, फिर आपका आता है, कौन आता है?
चील। और इन्हीं की जो देखने की क्षमता है वो हमसे हमारी तुलना में कितनी होती है, 4 गुना अधिक होती है। तो गिद्ध, बाज और चील, बाज और चील आपको मिल रहा है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों हम लॉक करेंगे। अगर आपको भैया सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हैं, पेपर में आते रहते हैं यहाँ से प्रश्न, तो एक बार वीडियो को सभी मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। पोर्टफोलियो में शामिल है, पोर्टफोलियो में शामिल है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा पोर्टफोलियो तो कहते हैं कि भैया मूल्यांकन की एक विधि है, मूल्यांकन की विधि है क्या, पोर्टफोलियो। इसमें जो भी बच्चे की जानकारी है उसको हम लिखित रूप में एक दस्तावेज के रूप में उसको रखते हैं, लिखित जानकारी रखी जाती है। तो इसमें भैया ये जानकारी अभिभावक भी रख सकता है, बच्चे की जानकारी, उसका सहपाठी, मान लीजिए कोई भी उसके साथ में बच्चा पढ़ रहा है और टीचर उस सहपाठी से पूछ रहा है तो वो भी इसकी जानकारी रख सकता है। और भैया बालक उसका स्वयं आकलन शीट भी रख सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में द्वितीय हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। भारत में द्वितीय हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। अगर हम बात करें भैया भारत में हरित क्रांति, तो भारत में हरित क्रांति तो आपको पता है कि हरित क्रांति का जनक भारत में, तो आप कहोगे सर डॉक्टर MS स्वामीनाथन। आप सभी को पता है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है। अगर सन की बात करें तो 1966 से 1967, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, आपको कमेंट सेक्शन में तुरंत बताना है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति कब प्रारंभ की गई, द्वितीय हरित क्रांति की बात हो रही है, तो ये आई थी 1985 से 90 के दशक में। और टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो भैया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2006। टेक्नोलॉजी का समावेशन द्वितीय हरित क्रांति में कब हुआ, 2006 में। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं प्राथमिक स्तर पर मानचित्र, प्राथमिक स्तर यानी कि 1 to 5 का बच्चा प्राथमिक स्तर पर मानचित्र सीखने से बालकों में किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। प्राथमिक स्तर पर हम बालकों को मानचित्र का ज्ञान सिखा रहे हैं, या कभी कभी मानचित्रांकन भी लिख के आता है, मानचित्रांकन ये भी लिख के आता है। तो ये मानचित्र सिखाने की बात करता है। तो क्या बच्चा साफ सुथरा रेखांकन करेगा, या गणनाएं और अनुमान लगाएगा, या माप के अनुसार चित्रण करेगा, या सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी होगी। तो भैया अगर मानचित्र की बात आती है तो सबसे पहले हम बच्चे को क्या सिखाते हैं, सबसे पहले हम बच्चे को सिखाते हैं दिशा का ज्ञान, दिशा का ज्ञान। और भैया यही दिशा का ज्ञान, सापेक्ष स्थिति और दिशा के ज्ञान की जानकारी सबसे पहले यानी कि 1 to 5 में हम बच्चे को सिखाएंगे। साफ सुथरा रेखांकन बच्चा नहीं कर पाएगा, बच्चा छोटा है, गणनाएं नहीं कर पाएगा और मापन के अनुसार चित्रण भी नहीं कर पाएगा। वो दिशा बता सकता है और सापेक्ष स्थिति बता सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थारू जनजाति का मुख्य निवास कहाँ पाया जाता है। थारू जनजाति का मुख्य निवास, अगर हम बात कर ले भैया थारू जनजाति की, तो थारू जनजाति का मुख्य निवास आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड में कहाँ भैया, नैनीताल। और अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ, गोरखपुर। ये दोनों आपको याद रखने हैं। हिमालय के ऐसे भी याद रख सकते हो कि हिमालय के तराई क्षेत्र में, हिमालय के तराई क्षेत्र में ये थारू जनजाति आपकी पाई जाती है। डी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश होता तो उत्तर प्रदेश हम लगाते। नेक्स्ट हम बात करते हैं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत शामिल नहीं होता है, सतत मूल्यांकन के अंतर्गत शामिल नहीं होता है अवलोकन, ड्राइंग, वर्गीकरण कौशल,
अभिव्यक्ति की क्षमता, भाषा की समझ या कठिन शब्दावली। आपको पता है कि जब भी आए कठिन शब्दावली तो आपका जाता है निगेटिव में। अगर आपसे कह दे परिभाषा तो भी आपका जाता है किस में भैया, निगेटिव में। और यही तो पूछ रहा है, शामिल नहीं होता है। डी ऑप्शन को तुरंत लॉक करेंगे, बाकी हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अभिव्यक्ति की क्षमता ये आपका पॉजिटिव, वर्गीकरण कौशल, भाषा की समझ, ये सभी आपके उत्तर सही हैं। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये, नदी जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना, अगर हम बात करें भैया श्वेत क्रांति की तो कहोगे सर दुग्ध उत्पादन। अगर हम बात करें गुलाबी क्रांति की तो आप कहोगे सर झींगा मछली उत्पादन या प्याज, ठीक है। अगर हम बात करें लाल क्रांति की तो आप कहोगे टमाटर, ठीक है, या मांस। अगर हम कहें अमृत क्रांति की तो ये भैया इससे कृषि से संबंधित सभी नदियों को एक में जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद में उनसे सिंचाई की जाएगी। तो आपका अमृत क्रांति उसको कहा गया। डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।